रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे कैसे धनबाद संसदीय सीट हॉट सीट बन गई है झारखंड में। जी हां, आप जानते हैं कि इंडी गठबंधन के तरफ से अनुपमा सिंह, जो कि राजनीतिक परिवार से आती हैं, उन्हें टिकट मिला है और वहीं एनडीए यानी भाजपा की तरफ से ढुल्लू महतो मैदान में हैं। अब स्थिति ये बन गई है धनबाद संसदीय सीट की कि अगर आप उसको पूरे गौर से देखेंगे, अगर एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे आप धनबाद संसदीय सीट की, तो कई चीजें आपको मिलेंगी। आशीर्वाद का दौर भी देखने को मिलेगा, अवसरवादिता भी दिखाई देगी, अंतरकलह भी दिखाई देगी। ये धनबाद सीट में आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर वजह क्या है कि ये आशीर्वाद की राजनीति जो धनबाद में शुरू हुई है, जो अपने दल से दूसरे दल के नेताओं के पास भी जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं और एक नहीं दोनों ही प्रत्याशी जाते हैं, आखिर जरूरत इसकी क्या पड़ी है? अवसरवादिता कहां कहां काम कर रहा है धनबाद संसदीय सीट में? किस जगह पर अंतरकलह व्याप्त है? इन सारे चीजों का आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि जो धनबाद संसदीय सीट है उसके बारे में है कि अगर झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से जो पहला चुनाव 2004 में हुआ था, उस समय प्रोफेसर रीता वर्मा भाजपा से चुनाव हार गई थी और ददई दुबे जो कांग्रेस पार्टी के थे वो चुनाव जीते थे। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि रीता वर्मा के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी हावी हुआ था और यही वजह था कि रीता वर्मा वहां से चुनाव हार गई थी। लेकिन उसके बाद जब 2009 के लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें पार्टी रीता वर्मा की जगह पर पीएन सिंह को कैंडिडेट बनाया और उस समय भी ये चर्चा में बातें थी कि रीता वर्मा का टिकट कटा है तो पीएन सिंह के लिए कितना घातक हो सकता है या पीएन सिंह को कितने ज्यादा अंतरकलह का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए और वोट का जो अंतर रहा, जीत का जो अंतर रहा, वो सारी जो बातें मरमरिंग जो चल रही थी चुनाव के दरमियान, जो बातें आ रही थी, उस बातों पर विराम लगा दिया। पीएन सिंह लंबे मार्जिन से, बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे 2014 के चुनाव में भी पीएन सिंह जीते, लेकिन 2019 के चुनाव में भी ये चर्चा जोरों पर थी कि पीएन सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी है। लेकिन अगर आप चुनाव परिणाम देखेंगे तो 4,87,000 वोट से, जो सबसे ज्यादा वोट से झारखंड में कोई चुनाव जीता था, तो वो पीएन सिंह थे। लेकिन इस बार अलग है। इस बार धनबाद को नया चेहरा सांसद के रूप में मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि भाजपा ने 3 टर्म के जो हैट्रिक लगाए थे पीएन सिंह, उनके टिकट को काटकर उसके जगह पर वाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन की तरफ से जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं वो अनुपमा सिंह हैं, जो पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की बड़ी पुत्रवधू हैं, विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की पत्नी हैं और लगातार दोनों पति पत्नी जिस तरह से क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं, उसके बाद से जो है सो वो एक चुनावी रंग, जो अन्य जगहों पर जो सेकेंड थर्ड फेज में चुनाव हो रहे हैं अभी तक वो रंग नहीं चढ़ा है, लेकिन धनबाद एक ऐसा सीट है जहां पर कि चुनावी रंग साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है। और वो जैसे ही इंडी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की, उसके बाद से जो है सो ये चुनावी रंग वहां पर दिखना शुरू हो गया है। दूसरी ओर अगर आप बात करें तो सरजू राय की जो एंट्री होती है, सरजू राय की एंट्री ने इस संसदीय क्षेत्र में एक अलग तरह का जो है सो माहौल क्रिएट किया है। वो माहौल क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या सरजू राय का समर्थन मिल रहा है अनुपमा सिंह को, इसका भी खुलासा हम करेंगे इस विशेष में। तो जो स्थिति देख रहे हैं उसमें आप देखें तो साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव धनबाद में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। अंतरकलह, आशीर्वाद और अवसरवाद से शुरू हुई इस लोकसभा चुनावी यात्रा के बीच एनडीए और इंडी गठबंधन को दोनों प्रत्याशी जो हैं वो धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं, जनसंपर्क में लगे हुए हैं। एक और आशीर्वाद लेने की दलों की दीवारें जो है सो दोनों ही प्रत्याशियों ने तोड़ दी है, टूटती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के कुनबे की अंतरकलह और अवसरवादियों को साधने में जुटे हुए हैं। जो दृश्य अब तक सामने आ रहे थे, पूरी तरह से दोनों की निगाहें जो हैं सो इसमें टिकी हुई है कि आखिर कांग्रेस से कौन नाराज हैं। तभी तो ललन चौबे का नाम आ गया बीच में।
और जैसे ही ललन चौबे का नाम आता है, डुल्लू महतो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। ददई दुबे के पास डुल्लू महतो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अनुपमा भी कम नहीं है, वो निवर्तमान सांसद जो वहाँ की जो अभी सांसद हैं पीएन सिंह, उनसे आशीर्वाद लेने उनके पास चली जाती हैं। सिंह मेंशन जाती हैं आशीर्वाद लेने के लिए, सरजू राय से आशीर्वाद लेने के लिए जमशेदपुर चली जाती हैं। तो जो भी कुनबे हैं, जिस तरह के हैं, जो भी कुनबे हैं, हर पॉकेट को टच किया जा रहा है। जातिगत समीकरण भी बन रहा है, मजदूरों को भी साधने का प्रयास हो रहा है, और सबसे बड़ी बात जो है वहाँ पर की जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई आप भी जानते हैं किस चीज़ की लड़ाई होती है धनबाद में। और वो लड़ाई कि मैं ढुल्लू के धनबाद संसदीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कौन सा रूप लेगा, इसको भी लेकर के चिंता की लकीरें भाजपा के ही कई चेहरों पर, बड़े चेहरों पर दिखाई दे रही है। आलम यह है कि पार्टी से इतर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आलम यह है कि अपने मजदूर संगठनों को भी वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, और इस द्वंद्व में फंसे हुए हैं अपर्णा सेन गुप्ता जो भाजपा की विधायक हैं, और रागिनी सिंह जो भाजपा की कैंडिडेट थी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में झरिया से। तो ये सीन क्रिएट हो रहा है, ये दृश्य बन रहा है वहां पर। आगे अगर आप देखें, कई ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो पुराने राजनीतिक समीकरण थे, वो पूरी तरह से इस चुनाव में बिखरते हुए दिख रहे हैं। पुराने राजनीतिक समीकरण से मेरा ये तात्पर्य है, जो कैडर हैं, जिस जिस पार्टी के जो कैडर हैं, उस कैडर में भी किस तरह से सेंधमारी की जाए, इसकी और दोनों ही कैंडिडेट लगे हुए हैं। और इसका परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन अभी जो है सो राजनीतिक समीकरण जो है सो कुछ न कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सह और मात के खेल में, इस चुनाव में सह और मात का जो खेल चल रहा है, उसमें वही विजयी होगा जिसे जाति के साथ साथ दूसरे वर्ग के वोटर और मजदूरों का भी साथ मिलेगा। और वहां पर मजदूर फैक्टर धनबाद में बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि बीसीसीएल है, उसके बाद आपका बोकारो आ जाए तो बोकारो स्टील प्लांट है, सिंदरी कारखाना है, कई अन्य कारखाने हैं वहां पर। और मजदूरों की अगर संख्या देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला अगर किसी एक लोकसभा क्षेत्र में मजदूर वर्ग है तो वो धनबाद लोकसभा का क्षेत्र है, जहां पर मजदूरों की तादाद 2 से 2.5 लाख के करीब में है, से ज़्यादा है। सिर्फ बीसीसीएल की बात करें तो बीसीसीएल पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है सो 4 लाख परिवार जीते हैं। बोकारो की बात करें, भले ही बोकारो कमजोर हो गया है, वो अभी जो है सो पहले की तरह लहलहा नहीं रहा है बोकारो स्टील प्लांट, लेकिन बावजूद इसके यहां भी जो है सो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 लाख से ज्यादा आबादी जीवित है इस पर। सिंदरी कारखाना मोदी जी के कारण टाइम से फिर से स्टार्ट हुआ है, वहां भी मजदूरों की संख्या अच्छी खासी है। और साथ ही साथ जो है सो आप समझ सकते हैं कि धनबाद एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां पर 2 बड़े जिले हैं, बोकारो और धनबाद। इसके अलावा इंडस्ट्री है, तो जो शहरी मतदाता हैं उसकी भी संख्या अच्छी खासी है धनबाद संसदीय क्षेत्र में। इसके अलावा सवर्णों की संख्या भी अच्छी है वहां पर। अन्य लोकसभा क्षेत्रों से तुलना अगर करेंगे आप तो सवर्ण जाति की भी संख्या अच्छी खासी है। और इसके अलावा ओबीसी की संख्या तो है, मुस्लिम संख्या भी अच्छी खासी है। तो अब इसमें किस तरह से कौन सा रूप लिया जाए, किस तरह से काम किया जाए, इस पर दोनों ही प्रत्याशी काम कर रहे हैं। और लगातार जनसंपर्क अभियान के माध्यम से, यहां तक कि घर घर जाने से नहीं चूक रहे हैं दोनों ही प्रत्याशी। तो कह सकते हैं कि जो हॉट सीट बना हुआ है धनबाद का, इस हॉट सीट में क्या होगा परिणाम, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन रोमांच, पूरी तरह से जो चुनावी रोमांच होता है, तपती गर्मी के बाद भी चुनावी रोमांच आसमान छू रहा है धनबाद संसदीय सीट पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं कि आप देखेंगे दशकों बाद भाजपा में ऐसा दिख रहा है कि अपने प्रत्याशी को वरीय नेता और से लेकर कार्यकर्ता तक पचा नहीं पा रहे हैं। ये ढुल्लू महतो के लिए जो है सो एक विषम स्थिति पैदा की है कि उनके वरीय नेता जो है, कार्यकर्ता जो हैं, वो भी उनको नहीं पचा पा रहे हैं।
नाम नहीं बताने के शर्त पर कुछ नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर पार्टी ने कैंडिडेट देने में जो है सो जल्दबाजी की है या कैंडिडेट के चयन में कुछ न कुछ गड़बड़ी की है, और जिसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है पार्टी को। यानी अंदरूनी कलह, जो शीत युद्ध जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर धनबाद में दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। हालांकि हल्का अंतर्कलह कांग्रेस पार्टी में भी था। जैसे ही अनुपमा सिंह को टिकट मिला उसके बाद कुछ नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन बाद में जिस तरह से दोनों पति पत्नी अनूप सिंह और अनुपमा सिंह अपने जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनसे मिलकर उनको फिर से अपने पक्ष में करने के लिए लगी हुई हैं। वहीं आप देखिए, डुल्लू महतो को जैसे ही प्रत्याशी घोषित किया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर जो दर्ज आपराधिक मामले हैं वो अचानक से बाहर निकलने लगते हैं। सरजू राय ने जिस तरह से आधे हाफ सेंचुरी मुकदमे का जिक्र किया है, इवन कि राज्यपाल तक को उन्होंने जो है सो इसकी चिट्ठी भेजी है, राज्यपाल तक को इस जो मामले हैं इनके ऊपर उसको दिया है, राजभवन भी भेजा है। और इसके अलावा जो मारवाड़ी संघ के जिला अध्यक्ष जैसे कृष्णा अग्रवाल के बीच जो विवाद शुरू हुआ था वो भी नया रूप ले रहा है, और साथ ही साथ सरजू राय की एंट्री की वजह से यह सीट पूरे राज्य में हॉट केक बन गई है। ये स्थिति बनी हुई है कि सरजू राय क्या करेंगे, उनकी पार्टी क्या करेगी, अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी आई हुई है कि सरजू राय अंततः समर्थन अनुपमा सिंह को देने जा रहे हैं, इस तरह की बातें चर्चा में आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिद्धार्थ गौतम जो पूर्व विधायक संजीव सिंह के छोटे भाई हैं, पूर्व विधायक कुंती सिंह के छोटे सुपुत्र हैं, उनका भी साथ जो है सो मिलने की बातें आ रही है अनुपमा सिंह को। इसके बारे में जो है सो आपको पता होगा कि बीते दिनों जो है सो अनुपमा सिंह वो सिद्धार्थ गौतम के घर पर गई थी, अपने पति के साथ गई थी, कुंती सिंह से मिली थी वहां जाकर के, सिंह मेंशन में जाकर के, और उसके छोटे पुत्र जो मनीष सिंह और सिद्धार्थ गौतम है उनसे भी मिली थी। इसके 2 दिन के बाद से ही एकाएक मनीष सिंह जो हैं यानी सिद्धार्थ गौतम जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से रेस हो गए हैं और अपने यूनियन जनता मजदूर संघ के सभी एरिया में जाकर बैठक कर लोकसभा चुनाव में ऐसे प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं जिससे कि धनबाद में भय और अराजकता का वातावरण ना बने। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने अब तक ये घोषणा नहीं की है कि उन्होंने अनुपमा सिंह को समर्थन करने जा रहे हैं, करने की घोषणा नहीं की है। वहीं पूर्व विधायक सरजू राय भी लगातार ढुल्लू पर हमलावर बने हुए हैं, जिसका सीधा फायदा अनुपमा को ही मिलता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर अन्य दलों के राजपूत समाज के लोग भी अनुपमा के समर्थन में आने शुरू हो गए हैं। इस बीच जो है सो अपर्णा सेन गुप्ता और रागिनी सिंह जो हैं दोनों धर्म संकट में फंसी हुई हैं, और पिछले बार जो झरिया विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे, पिछले बार जो है रागिनी सिंह जो है सो भाजपा की प्रत्याशी थी, निरसा से भाजपा की विधायक हैं अपर्णा सेन गुप्ता। भले ही पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के साथ मंच साझा कर रही हैं ये दोनों नेता, लेकिन उसके बाद भी जो है सो समर्थन भी मांग रही हैं जनता से दोनों सामने जाकर। लेकिन क्योंकि दोनों मजदूर नेत्री हैं और मजदूर संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, एक और रागिनी अपने मजदूर यूनियन जनता श्रमिक संघ की महामंत्री हैं, वहीं दूसरी ओर अपर्णा सेन गुप्ता जनता मजदूर संघ कुंती गुट की उपाध्यक्ष हैं। रागिनी सिंह की मजदूर यूनियन के साथ साथ ढुल्लू महतो के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प की घटनाएं आम है। पिछले दिनों भी आपने देखा कि किस तरह से रागिनी सिंह समर्थक को ढुल्लू महतो के समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी, वो खबर भी आई हुई थी। तो ये हिंसक झड़प की सुर्खी बार बार सुर्खियां बनती है। दोनों के समर्थक एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। वहीं दूसरी ओर जनता मजदूर संघ कुंती गुट के महामंत्री खुद अनुपमा के लिए अपने संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में रागिनी और अपर्णा दोनों धर्म संकट में फंस गई हैं, और जिस पार्टी से वे सक्रिय राजनीति करती हैं उसे सपोर्ट में रहे या फिर मजदूर यूनियन की, इसको लेकर के उनके सामने धर्म संकट है। अगर यह मजदूरों का साथ खड़ी होती हैं तो पार्टी की नाराजगी झेलनी होगी, और अगर पार्टी के साथ खड़ी होती है तो इनके समर्थक मजदूरों की नाराजगी झेलनी होगी, जबकि दोनों के मजदूर समर्थक ही इनके कोर वोटर हैं। ऐसे में दोनों के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे पार्टी और यूनियन के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके।
आप देखेंगे धनबाद की स्थिति जो, जैसा कि मैंने बताया कि मजदूर संगठनों का काफी महत्व है धनबाद में, और कोई भी नेता जो है सो बिना मजदूर संगठन के वो आगे नहीं बढ़ा है। धनबाद में इतिहास रहा है, चाहे वो आप उठा के देख ले, जो भी नेता यहाँ से सांसद बने हैं उसमें से लगभग सभी आपको मिलेंगे जिनका जुड़ाव मजदूर संगठनों से साथ रहा है, मजदूर संगठन के बीच उनकी पकड़ रही है। और जनता मजदूर संघ जो है सो वो काफ़ी सक्रिय है धनबाद में, और जनता मजदूर संघ के साथ हजारों की संख्या में मजदूर जुड़े हुए हैं। तो ये जो धर्म संकट रागिनी और अपर्णा के साथ है, ये धर्म संकट से कैसे उबर पाती हैं ये दोनों नेता, इस पर विचार करना होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ जिस तरह से सभी नेताओं से जा करके अनुपमा सिंह मिल रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं, वो इसमें अंतर ही नहीं कर रही वो भाजपा के नेता है या कांग्रेस के नेता है या आम आदमी के पार्टी के नेता है या मार्क्सिस्ट के नेता हैं, सभी से जा करके मिल रही हैं, सबसे समर्थन मांग रही हैं। और उसके बाद से जिस तरह से ढुल्लू महतो भी कांग्रेस के भी नेता, चाहे वो ललन चौबे हों, ददई दुबे हो या आम आदमी पार्टी के नेता हों, सबसे मिलकर उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो ये आशीर्वाद की राजनीति के बीच में जो धनबाद की स्थिति बनी है, उसमें किस तरह से आशीर्वाद के बाद जो अंतरकलह है उसको कैसे साधेंगे, कैसे किस तरह से अंतरकलह को समाप्त करेंगे ये दोनों अपने पार्टी के भीतर दोनों प्रमुख प्रत्याशी जो हैं। और साथ ही साथ जयराम की पार्टी ने जिस तरह से वहाँ से इखलाक अहमद को अंसारी को टिकट दिया है, वहाँ से चुनाव लड़ाया है, उसके बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं, जो लगातार, जैसा मैंने पहले भी बताया था, वो चर्चा बंद होने का नाम नहीं ले रही है कि एक मिशन के तहत जो है सो इखलाक अंसारी को वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि सच्चाई ये है, जो वहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का ही बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि वे लोग जानते तक नहीं है इखलाक अंसारी कौन है, उसको जयराम की पार्टी ने, JLKM ने टिकट दिया है। तो वो क्या गुल खिलाते हैं इन दोनों के बीच में, क्या वो ओवैसी की तरह जो ओवैसी पर आरोप लगते रहे हैं हमेशा से कि वो अपने कैंडिडेट देकर भाजपा को सपोर्ट करते हैं, तो उसी तरह से कहीं जयराम की पार्टी के जो इखलाक अंसारी हैं वो भाजपा को परोक्ष रूप से समर्थन देने के लिए, परोक्ष रूप से भाजपा के पक्ष में काम तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी धनबाद संसदीय क्षेत्र में चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे रूप से अगर देखेंगे, अगर अध्ययन करेंगे धनबाद संसदीय सीट की, तो धनबाद संसदीय सीट में हमेशा से देखा गया है कि भाजपा का वर्चस्व जो है सो 90 के दशक के बाद से वहां पर रहा है। और इसके पीछे मुख्य रूप से कारण ये है कि वहां पर जो मतदाता हैं, जो जनरल कैटेगरी के मतदाता हैं, उन मतदाताओं का हमेशा से समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। और यही वजह थी कि जब ढुल्लू महतो के टिकट के नाम की घोषणा की गई, तो वहां पर जो है सो भाजपा में अंदरूनी कलह सतह पर आनी शुरू हो गई थी। क्योंकि जिस समुदाय का टिकट कटा वहां पर, क्योंकि झारखंड में इस बार उस समुदाय से एक भी कैंडिडेट को, राजपूत जाति से एक भी कैंडिडेट को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है, ये आवाज भी उठनी शुरू हो गई थी। और वहां पर अगर देखेंगे आप, तो जनरल कैटेगरी के यानी सामान्य जाति के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। अगर उसका रुख या उसकी नाराजगी कायम रह जाती है मतदान के दिन तक, तो धनबाद संसदीय सीट के में जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर में तब्दील हो जाए। क्योंकि अब तक जो देखा गया 2004 के बाद से एक तरफा जीतते आ रहे थे, PN सिंह वहाँ से 3-3 टर्म से जीतते आ रहे थे। वहीं अगर आप देखें धनबाद संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों को अगर आप देखते हैं, तो झरिया में वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक हैं झरिया में। वहीं आप आगे बढ़ते हैं, धनबाद आते हैं, धनबाद में राज सिन्हा विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उसके बाद आगे आते हैं तो अपर्णा सेन गुप्ता जो हैं सो विधायक हैं निरसा से। चंदन क्यारी से जो भाजपा विधायक दल के नेता, प्रतिपक्ष के नेता हैं अमर कुमार बाबरी, वो विधायक हैं, भाजपा से हैं। सिंदरी से भी भाजपा के ही विधायक हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो बोकारो से, बोकारो में भी भाजपा के ही विधायक हैं। यानी 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो रणनीति चल रही है, जो आक्रामक
रूप दोनों ही कैंडिडेट लिए हुए हैं अपने अपने सीट को निकालने के लिए। जिस तरह से लगातार वो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उसका परिणाम क्या आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन धनबाद इस बार एक नया अध्याय लिखेगा, ये तो तय मान के चलिए। धनबाद से नया चेहरा संसद पहुंचेगा, ये तो तय ही है, क्योंकि दोनों ही नए कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी ढुल्लू महतो पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अनुपमा सिंह की एंट्री ही लोकसभा चुनाव से पार्टी में होती है, राजनीति में होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है सो सामने आ रही हैं। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अनुपमा जो है सो अपने पक्ष में धनबाद की जनता को कर पाते हैं या ढुल्लू को समर्थन मिलता है, क्योंकि ढुल्लू के साथ एक बड़ा फैक्टर है कि मोदी की गारंटी उनके साथ है और वो फैक्टर पूरे देश में काम कर रहा है। अब देखना है कि मोदी की गारंटी के आगे संविधान बचाओ का नारा लेकर के जो निकले हुए हैं जयमंगल सिंह और उनकी पत्नी अनुपमा सिंह, कौन किस पर भारी पड़ता है, किसको मिलता है ताज, किसके सिर पर गिरती है गाज, ये तो 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। जो भी हमारी त्रुटियां हों, अगर लगे आपको कि कुछ गलत चीज़ें जनता के बीच जा रही है मेरे द्वारा, तो आप हमारा ध्यान जरूर आकृष्ट करें। आपके हर जो आलोचना भी है उसका भी हम स्वागत करते हैं। आप खुलकर भी आलोचना भी करें तो खुलकर आलोचना करें, ताकि हम और ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा विश्लेषण में और सटीकता के साथ हम विश्लेषण करके आप लोगों के बीच पहुंचाएं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।